गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कल हमने स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ लिया था। आज हम नॉन स्टीकियोमेट्रिक डिफेक्ट करके ये वाला टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो उससे पहले मुझे कमेंट आ रखा था केमिकल काइनेटिक्स के उसमें, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन में करवा देती हूँ, कमेंट में लिखा हुआ था, तो मेरा काम है वो क्वेश्चन को करवाना। बट बहुत इजी था ये क्वेश्चन, मतलब इतना डिफिकल्ट तो नहीं था। पता नहीं क्यों आपको डिफिकल्टी इसमें हुई होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये एक क्वेश्चन पूछा था कि फॉर अ रिएक्शन, आई थिंक दिव्या नाम की कोई लड़की है, उसने पूछा है A+2B आपका बना रहा है 3C, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, द rate of formation of C at any instance, at a instance, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में is 10⁻⁻² मोल अपॉन लीटर डॉट सेकेंड है। कैलकुलेट द रेट एट विच, कैलकुलेट द रेट एट विच A and B are consumed, A and B are consumed at this instance। ये क्वेश्चन पूछा था, दिव्या नाम की एक लड़की है, उसने पूछा है, ठीक है। लास्ट लेक्चर जो मेरा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाले, उसमें कमेंट आया है, बोला क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, मतलब इसको खुद से इसमें क्या दिक्कत हुई मुझे नहीं समझ आ रहा है। लिखा है कि एक रिएक्शन है A+2B जो 3C बना रहा है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, फॉर्मेशन ऑफ C उसने लिखा भी ऐसा भी नहीं बोला है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन, उसने कहा है जो C आपका फॉर्म हो रहा है यानी कि प्रोडक्ट, किसी इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में। आप अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की भी बात कर रहे होते हो तो हमारा जो फॉर्मूला होता है रेट के लिए वो बिल्कुल वही होता है। हमने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या बोला था, जब टाइम आपका अप्रोचेस टू 0 जा रहा होता है उस टाइम पे भी हमारा जो रेट होता है वो क्या होता है आपका डी कंसंट्रेशन अपॉन dt, यानी कि रेट आपका रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। यहाँ पे मैं स्मॉल डी ले रही हूँ, क्यों? क्योंकि टाइम अप्रोचेस टू 0, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, एक बहुत ही मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका कितना रेट होगा, तो वहाँ पे भी हम रेट तो सेम ही हमारा फॉर्मूला रहता है, तो इसमें क्या दिक्कत थी? कोई भी दिक्कत नहीं थी। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपको रेट निकालना होता है, ठीक है। तो क्या बोला है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो आपका C है यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखा है, दैट इज 10⁻⁻² मोल पर लीटर डॉट सेकेंड दे रखा है ना। कैलकुलेट द रेट, आपको रेट निकालना है इसी इंस्टेंट में कि A और B आपका कितना कंज्यूम हुआ है, A और B आपका कितना कंज्यूम हुआ है, हमें ये निकालना है, ठीक है। और इनका रेट निकालना है कि किस, कैलकुलेट द रेट एट विच A एंड B कंज्यूम, ठीक है। ये बोल रहा है कि A और B आपका जो कंज्यूम हुआ है, ठीक है, इस इंस्टेंट में जो आपका A और B कंज्यूम हुआ है उसकी स्पीड निकालो कि किस स्पीड से वो आपका कंज्यूम हुआ है, वो ये बोलना चाह रहा है। दोबारा से क्वेश्चन को समझना, पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हमारा रेट जो होता है वो बिल्कुल वही होता है, फॉर्मूला कोई डिफरेंट तो है नहीं, बस एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में उसने बात करी थी, ठीक है। फिर उसने बोला था कि हमारा जो C है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि हमारा जो C है वो इस स्पीड से बन रहा है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि A और B किस स्पीड से कंज्यूम हो रहा होगा, तो हम निकालेंगे C, हमें पता है। अगर मुझे रेट निकालना है किसके लिए, फॉर फॉर्मेशन के लिए, तो हमें पता होता है dC/dt होता है, ऐसे होता है आपका, ठीक है। ये आपका जो ब्रैकेट होता है वो आपकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और स्टीकियोमेट्री हम कहाँ पे लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 1/3 कर देते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन के डिवाइड पे ऐसे ले लेते हैं, 1/3 कर लेते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है।
ये क्या दे रखा है आपका 10⁻⁻² दे रखा है, ऐसा गिवन है। चलो ठीक है, ये dc/dt है, प्लस आएगा क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है और हमें पता होता है कि जिस स्पीड से हमारा कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है उसी स्पीड से तो रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा होगा। आपका ऐसा तो नहीं है कि ये फास्ट डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट हमारा स्लो बन रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो ठीक है, इतना हम समझ गए। तो हमें ये भी तो पता होता है कि जो dc/dt होती है इसका जो रेट होता है वो आपका इक्वल होगा किसका, जिस स्पीड से आपका बन रहा होगा उसी स्पीड से तो डिक्रीज हो रहा होगा, -dA/dt और आपका -dB/dt, है ना। ठीक है, इतना हम समझ गए। माइनस साइन क्योंकि कंज्यूम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये हमारा dc/dt है, तो dc/dt इतना निकाल लें, dc/dt अपॉन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका -dA/dt हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, dc/dt आपका कितना है 1/3 या फिर 10⁻⁻² ऐसे लिख देंगे। ठीक, इज इक्वल टू कितना है dA/dt। ठीक है, इतना आपको दे रखा है, कोई दिक्कत यहाँ तक, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हमें रेट निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dA/dt। dA/dt जो हमारा आ जाएगा दैट इज आपका 1/3 है, 3 × 9 आ जाएगा 0.33 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर डॉट सेकेंड। एक मिनट मुझे देखने दो, ये दिख रहा है कैमरे में कि नहीं दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे। ये आपका आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, अब दिख रहा होगा। ठीक है, इतना हम समझ गए, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। क्या बोल रहा है, जो हमारा रिएक्टेंट है जो डिक्रीज हो रहा है वो आपका कितना आ रहा है 0.33 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को इधर ले जाऊंगी तो 10⁻³ भी हो सकता है, ये तो हमें पता ही है। चलो हम इतना समझ गए, हमारा यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, dc/dt को मैं dB/dt से भी तो इक्वल कर सकती हूँ, क्योंकि जितना आपका बन रहा है उतना आपका घट रहा है ना। ये भी तो हमारा रिएक्टेंट है। चलो अब मुझे dB/dt निकालना है। dc मेरा कितना है 10⁻⁻² अपॉन 3 इज इक्वल्स टू dB मेरा कितना है 1/2 इंटू dB/dt, इतना ही है। ये 2 इधर चल जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको माइनस ही रहने दो, 2 इधर आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, ये 3.0 3 6 18 3 6 18 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसका आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, हमें पता होता है कि जिस स्पीड से हमारा रिएक्टेंट घट रहा है उसी स्पीड से तो आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा। नॉर्मल सी चीज़ है, ये प्लस और माइनस आपका बढ़ना और घटने को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से इक्वल रखा रेट को और वहाँ पे अपना सॉल्यूशन को, मतलब अपने जो क्वेश्चन में दे रखा था उसको पुट किया। और हमें पता है स्टीक्योमेट्री को हम ऐसे लेते हैं। हमने ये सारा पढ़ चुका है और यहाँ से हमने आंसर निकाल दिया। बहुत ही इजी था, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा आपको टाइम लगना चाहिए था। 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, ये 50 सेकेंड का क्वेश्चन है। 50 सेकेंड में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब मैं इसे रब करती हूँ और अपना आगे का टॉपिक हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हो। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप ऐसे कमेंट कर दिया करो, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है नॉन स्टीक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टीक्योमेट्रिक डिफेक्ट हमने कल ही पढ़ा था। जो स्टीक्योमेट्री होता है वो क्या करके रखता है, बैलेंस करके रखता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। नॉन स्टीक्योमेट्री उसका उल्टा ही होता है, ऐसे बैलेंस करके तो नहीं रखता है। ठीक है, नॉन स्टीक्योमेट्री में क्या होता है आपका, ये 3 टाइप का होता है। ये आपका होता है एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट। किसकी वजह से आपका मेटल एक्सेस हो सकता है किसी भी लैटिस में, क्या हो सकता है, एनाइन की वैकेंसी की वजह से, ड्यू टू एनाइन
वैकेंसी। सिंपल है, मेटल की अधिकता क्यों हो सकती है, क्योंकि एनाइन आपके उस लेटिस से जा रहा होगा। चलो देखते हैं कैसा। पहला यही है, मैंने एक लेटिस ले रखा है, यहाँ पे आपके जो एग्जाम्पल होते हैं वो NaCl और KCl टाइप का मिलता है आपको। चलो देखते हैं, पहले ये करते हैं, ठीक है। आपका ऐसे करके लेटिस है, यहाँ पे NaCl में ले रही हूँ, यहाँ पे Na है, Cl है, Na है, Cl है, Na है और आपका क्या है, Cl है, ठीक है। अब होता क्या है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रही है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रही है, समझ जाना, CRY को, क्राई को मैं क्रिस्टलाइजेशन बोल रही हूँ। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। क्रिस्टलाइजेशन के दौरान क्या होता है, आपका जो सोडियम होता है वो यहीं पे रहता है, लेकिन Cl जो होता है वो बाहर निकल जाता है। Cl जो होता है वो आपका बाहर निकल जाता है उस लेटिस से, और हमारे पास इस टाइम पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका Na है, Cl समझो बाहर निकल गया, ये आपका Na है, यहाँ पे आपका Cl है, यहाँ पे Na है, Cl है, Na है, Cl, Na। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हुई और आपका यहाँ से Cl जो हो गया वो बाहर निकल गया, ठीक है। अब क्या बचा है, यहाँ पे सोडियम बचा हुआ है, सोडियम वहीं पे है। तो सोडियम क्या करता है, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान ही वो क्या करता है, सोडियम आपका Na+ इलेक्ट्रॉन में आपका कन्वर्ट होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन करवाता है। ऑक्सीडेशन कराने की वजह से जो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन आपका इस खाली स्पेस को ढूंढता है, मतलब वो जगह ढूंढ रहा है कि मुझे कहीं बैठना है, तो इस खाली स्पेस के अंदर आके बैठ जाता है, बैठ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे मैडम अभी भी तो आपको नॉन स्टिक्योमेट्री बैलेंस ही है, क्योंकि इस सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन है उसने तो आपका इस क्लोरीन को, मतलब क्लोरीन को सेटिस्फाइड कर दिया, बट नहीं, मतलब क्लोरीन को रिप्लेस करना मुश्किल है, ठीक है। उसकी एक अलग ही बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जस्ट आपका बस बैठ गया, वो चाहता था कि थोड़ा बहुत बैलेंस कर पाए, लेकिन क्लोरीन की तरह तो ये नहीं कर सकता, क्लोरीन की तरह नेगेटिव चार्ज तो ये नहीं दे सकता, उसकी तरह ये काम नहीं कर सकता। बस आपका क्या क्या है, सोडियम ने ऑक्सीडेशन कराया, उसका इलेक्ट्रॉन निकला, उसको खाली स्पेस मिला, वो बैठ गया, लेकिन क्लोरीन की तरह ये काम नहीं कर सकता। यहाँ पे अभी भी चीजें बैलेंस नहीं है। अगर आप बोलते हो कि क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिप्लेस कर दिया है इस एक इलेक्ट्रॉन में, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी हमारी होगी, ठीक है। इतना हम समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, अब क्या हो रहा है, आपका एनाइन की वैकेंसी होने की वजह से अब यहाँ पे क्या हो चुका है, आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और ये आपका डिफेक्ट को क्रिएट कर रहा है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है किसकी वजह से, एनाइन की वैकेंसी की वजह से। यहाँ पे आपको एग्जांपल जो देखने को मिलता है, KCl हो गया, NaCl हो गया, ऐसे टाइप के आपके यहाँ पे कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड मेरे पास सेम मैं बोल रही हूँ, इसी का सेकेंड पार्ट है, ये है फर्स्ट और इसी का आपका ये सेकेंड पार्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। किसकी वजह से ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, ये आपके होता है कि आपका आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन। अब कैसे वो देखते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कैटाइन का प्रेजेंट होना, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है एग्जाम्पल में, यहाँ पे ले रही हूँ आपका ZNO, ZNO एग्जाम्पल में यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। ये इसकी बीच की साइड, इसको हटा दो, यहाँ पे मैंने ZNO एग्जाम्पल ले लिया। सिंपल सी बात है, अगर मैं ZNO को डिसोशिएट करती हूँ तो ये आपका कैसे हो जाएगा, Zn+2। अब आप बोलोगे +O -2, नहीं, O में आपका ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो आपका O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसको हाफ कर देते हैं, 1/2 O -2 नेगेटिव। यहाँ से जो आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे कितने निकलेंगे, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे होंगे, इसके पास भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला और इसने इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, ऐसे ही होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। चलो ठीक है, इतना हम समझ गए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हम और अच्छे से अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना हम समझ गए कि Zn ने क्या किया होगा, Zn ने आपका ऑक्सीडेशन किया है और ऑक्सीजन ने आपका क्या किया है, यहाँ पे रिडक्शन किया है। Zn ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है और आपका ऑक्सीजन ने उस 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है, ठीक है। यहाँ पे हमें इतना पता चल गया। अब होता क्या है, यहाँ पे जब आपकी प्रोसेस हो रही होती है, यानी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रही है, ये आपका Zn+2 है, ये आपका O -2 है, Zn+2 है, यहाँ पे O -2 है, Zn+2 है,
O-2 है। ठीक है, ये प्रोसेस आपकी हो रही है और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस चल रही है। इसी दौरान आपका क्या हो रहा होता है, ये जो आपका ऑक्सीजन होता है ये आपका अगर इसको थोड़ी सी भी फ्री इन्वायरमेंट मिलता है ये बंध के नहीं रहेगा। ये आपको पता है ऑक्सीजन एयर है वो बंध के तो रहेगा नहीं, थोड़ा सा भी इसको कुछ मिलता है, हीट मिलता है, कुछ भी मिलेगा, प्रोसेस हो रही है क्रिस्टलाइजेशन, ये यहाँ से निकल के सीधा इन्वायरमेंट की तरफ भागेगा। और अब क्या रह चुका है वेकेंट, Zn+2 रह चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किया, चलो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया, चलो ये निकल गया। अभी भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रही होती है, इसी प्रोसेस के दौरान इसमें क्या होता है और Zn+2 आ जाते हैं और यहाँ पे आपके इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं। ठीक है, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उसके बगल वाले इंटरस्टिशियल साइट में चल जाएंगे, बल्कि इंटरस्टिशियल साइट में तो आने ही नहीं चाहिए, ये तो डिफेक्ट ही क्रिएट करेगा, अभी तक हमने यही पढ़ा है, तो ऑब्वियसली ये डिफेक्ट ही क्रिएट कर रहा है। क्रिस्टलाइजेशन के दौरान ही Zn+2 ने क्या किया, पहले क्या किया, ऑक्सीजन को बाहर भेज दिया, तो यहाँ पे तो एक डिफेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हो ही गया है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन इज अनदर थिंग, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बस ऐसे ही आपके आगे बैठ गए, उसे स्पेस चाहिए था। ठीक है, बाकी अभी प्रोसेस चली, उसी प्रोसेस के दौरान हमने देखा कि और आपके Zn+2 आए हैं और आपके इंटरस्टिशियल साइट में बैठ गए, और इस Zn+2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके बगल वाले इंटरस्टिशियल साइट में बैठ गए। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट क्रिएट हो गया, एक तो प्लस की अधिकता हो गई है, प्लस देखो आपके और भी डिफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका मेटल एक्सेस हो रहा है, किसके वजह से, एक्स्ट्रा कैटाइन आपके इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, इतना समझ के ये हमारा हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मेटल की डेफिशिएंसी। थर्ड हमारे पास आता है मेटल डेफिशिएंसी होती है। अब मेटल की डेफिशिएंसी किसके वजह से हो रही होगी, यहाँ पे आपका ड्यू टू कैटाइन वेकेंसी, ड्यू टू कैटाइन वैकेंसी यहाँ पे हो रही होगी। ऑफ कोर्स जब हमने वहाँ पे एनाइन वैकेंसी में मेटल की अधिकता बढ़ी है तो मेटल की डेफिशिएंसी हम कैटाइन वैकेंसी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, होगा कैसे, यहाँ पे देखो ऐसे ना, पहली चीज जो नॉन स्टिक्योमेट्री डिफेक्ट है ना ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, आपको ऐसे देखने को मिलता ही नहीं है, ज़्यादातर हम स्टिक्योमेट्री डिफेक्ट ही हमें अपने सराउंडिंग में देखने को मिलता है, क्योंकि नॉन स्टिक्योमेट्री ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम आपके एट से लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, दैट इज FeO। ठीक है, FeO, अब मैंने ये क्यों बोला, ये तो हद से ज़्यादा कम देखने को आपको मिलेगा, क्यों देखने को मिलेगा, देखो अगर मैं इसका लेटेस्ट लेती हूँ, ठीक, मैंने इसका लेटेस्ट ले लिया यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आपका Fe है, यहाँ पे Fe+2 O+2 Fe+2 O-2 Fe+2 O-2। ठीक है, ऐसे ही होगा क्योंकि Fe आपका Fe+2 और O-2 में ही डिसोशिएट होगा, हाफ कर दो चाहे। ठीक है, ऐसे ही आपका ये डिसोशिएट होगा। अब होता क्या है, Fe+2 O-2, Fe जो होता है आपका Fe+3 हमेशा स्टेबल होता है। Fe+2 कहाँ सुना स्टेबिलिटी, Fe+2 तो स्टेबल ही नहीं होगा, अगर Fe+2 पे ज़रा सा भी मौका मिलता है ऑक्सीडेशन करने का वो करेगा और Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी Fe+ आयरन की +3 ही फॉर्म स्टेबल होती है, इसी वजह से इसको जैसे ही मौका मिलेगा ये ऐसे कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे इसे ऐसा मौका मिलता है प्रोसेस के दौरान, Fe को ऐसा मौका मिलता है और Fe यहाँ से निकल जाता है और अपना ऑक्सीडेशन करके Fe+3 में कन्वर्ट होके आपके सराउंडिंग में चले जाता है, आपके सराउंडिंग में चले जाता है, यहाँ से आपका हट जाएगा। हो गया डिफेक्ट क्रिएट, क्या हो गया, ऑक्सीजन -2 की आपकी क्या हो चुकी है, अधिकता हो चुकी है। तो सेम ऐसे ही करते करते आपका Fe+2 इस लेटेस्ट से निकलता ही जाएगा, बहुत कम होगा जो यहाँ पे बचेगा। इसी वजह से ऐसे तो देखने को मिलता ही नहीं है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, स्टिक्योमेट्री हम ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के साथ अपने सारे डिफेक्ट जो हो चुके हैं कल से आज तक कर लिए है कंप्लीट। आज हमारा नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। वैसे तो आज 12th की वीडियो आती नहीं है, बट मुझे टॉपिक कंप्लीट करना था, बहुत लंबा खींच रहा है, तो हमने ये आज कर लिया है। कल हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पढ़ेंगे और उसको कल ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत, बाकी जो वो क्वेश्चन था इजी सा ही था, वो भी देख लेना आप लोग भी सब, और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच।